गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें हम लोगों ने पहले भाग में देखा था भारत में कौन कौन से क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उदाहरण सहित हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में हमने भारत में सकल घरेलू उत्पाद में हमने देखा था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान है। उसमें 2 वर्षों की हमने तुलना की थी, 1970-71 व 2010 और 11, इनमें तुलना की थी। उसमें हमने ये पाया था कि पहले प्राथमिक अर्थव्यवस्था का योगदान ज़्यादा था, लेकिन बाद में उसका योगदान कम हुआ। वह द्वितीय और सबसे ज़्यादा तृतीय आर्थिक क्रियाओं का योगदान बढ़ते गया। उसके बाद में हमने प्रतिशत में देखा। प्रतिशत में भी वही चीज़ें थी कि कृषि क्षेत्र का जो सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है उसका प्रतिशत कम हुआ, थोड़ा द्वितीय उद्योग का या द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा या हिस्सेदारी बढ़ी, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है वो तृतीय अर्थव्यवस्था में या तृतीय क्रियाओं में। अब हम लोग तीसरा पार्ट हमने देखा था कि क्या रोजगार। लेकिन रोजगार में एक हमने अलग स्थिति देखी कि एक तरफ द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं का योगदान बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, लेकिन उतनी मात्रा में वो लोग रोजगार देने में सफल नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए, क्योंकि द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं ने उतने रोजगारों का सृजन नहीं किया जितनी मात्रा में उनकी वृद्धि हुई। और परिणाम ये हुआ कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोग अभी भी सबसे अधिक मात्रा में उसमें रोजगार प्राप्त है या वहाँ पर काम करते हैं। अब इस पर यह प्रश्न निर्माण होता है कि क्या कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं करते हैं? ये एक सवाल आता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं? इन बिंदुओं को हम लोग इस अध्याय में जांचने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो वो 2 प्रश्न थे हमारे सामने। ये जो 2 प्रश्न थे, ये 2 प्रश्न ये है, क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, या क्या इसका अर्थ है यह कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं? डेफिनेटली ये पहला तो उतना संभव नहीं है, मतलब उतना लागू नहीं है। लेकिन दूसरा जो कारण है कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे, ये पूर्ण रूप से सच्चाई है। हाँ, कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। इसे ही हम लोग अल्प बेरोजगारी कहते हैं, जो कृषि क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न या छुपी हुई बेरोजगारी। मतलब वही सिंपल है कि 1 एकड़ भूमि पर कुल उत्पादन के लिए अगर 5 लोगों की आवश्यकता होती है और वहां अगर घर के सभी 8 सदस्य काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त जो 3 लोग काम कर रहे हैं उन्हें हटा भी देते हैं तो उत्पादन कम नहीं होगा, और वहां काम भी करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं, लेकिन कुल उत्पादन में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कुल उत्पादन को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज ज़्यादा आएगा, और 8 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज कम आ जाएगा। तो डेफिनेटली उत्पादन पर हेड कम हो जाएगा, और इसीलिए इसी को हम लोग अल्प बेरोजगारी, और यही अल्प बेरोजगारी जो स्थिति है उसी को हम लोग, ये प्रत्यक्ष रूप में हमें नहीं दिखाई देती है क्योंकि ये लोग वहाँ काम कर रहे, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्हें काम मिल रहा है, उन्हें रोजगार उपलब्ध है, लेकिन उन रोजगार से कोई फायदा नहीं, लगाने से भी फायदा नहीं और हटाने से भी फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से उत्पादन कम होने वाला नहीं है, और इसके कारण इसे अल्प बेरोजगारी, और इसी को हम लोग छुपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेरोजगारी का किसे कहा जाता है। तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं। वेरी सिंपल, मतलब उस समय जो भी मौजूद मजदूरी दर होता है उस पर काम करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार है, लेकिन उसे अगर काम नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। मतलब इच्छा होते हुए भी काम नहीं मिल रहा है। जितनी मजदूरी उस समय चल रही है उस मजदूरी पर वो काम करने के लिए तैयार है, वो कोई अतिरिक्त नहीं मांग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिल रहा है। उस स्थिति को हम लोग बेरोजगार कहते हैं या बेरोजगारी कहते हैं। सामान्यतः हमारे देश में आप लोग जानते हैं श्रम बल जो होता है, मतलब काम करने वाले लोगों की जो आयु हमारे देश में सामान्यतः 15 से 59 वर्ष के बीच में माना जाता है और 60वें साल में वो रिटायर्ड होता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी और प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है और दूसरी एक होती है खुली बेरोजगारी, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मतलब केवल कुछ मौसम में ही उन्हें काम मिलता है। जैसे हमारे देश में कृषि क्षेत्र में जब फसल बोने की बात आती है तो फसल के कटाई तक या उसे साफ सफाई करने तक ही लोगों को गांव में मजदूरी मिलती है और बाकी चीज 4 महीने उन्हें खाली रहना पड़ता है, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मतलब साल के कुछ महीने उन्हें काम न मिलना, दैट इज कॉल्ड मौसमी बेरोजगारी। कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं। जब कृषि का कार्य होता है जैसे बुआई, कटाई, निराई, गुड़ाई, तभी काम मिलता है, बाकी समय काम नहीं मिलता है, इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ 8 लोग अगर काम करते हैं तो जो 3 लोग अतिरिक्त है, ऐसे स्थिति को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब उन 3 लोगों की इच्छा नहीं है वहां जाकर काम करने के लिए, लेकिन उन्हें गांव में काम नहीं मिलता है, दूसरा रोजगार उन्हें उपलब्ध नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो आठों के आठों खेत में जाकर काम करते हैं। अगर इन 3 लोगों को हटा भी देते हैं तो उत्पादन पर कोई असर नहीं होता है। इसके बावजूद भी ये लोग वहाँ काम करते हैं क्योंकि उन्हें अन्य काम उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए वो बेरोजगार है। ये छुपी हुई दिखते नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में हमें लगता है कि वो काम कर रहे हैं भाई, लेकिन वो काम नहीं होता क्योंकि उनके काम करने से उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं होती है और इसीलिए उनका काम कोई काम नहीं है और इसलिए वो सही मायने में बेरोजगार ही कहे जाते हैं। लेकिन वो दिखता नहीं है, इसीलिए इसको प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी कहते हैं। अतिरिक्त श्रमिकों के काम न करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो 3 लोग अगर काम नहीं भी करेंगे तो खेती का उत्पादन घटेगा नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगार उपलब्ध न होने के कारण सभी लोग अपने खेतों पर काम करते हैं और इसीलिए ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देती है। खुली बेरोजगारी, बेरोजगारी की वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक है लेकिन वह सारी श्रम शक्ति को खपा नहीं पाता, अर्थात जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। मतलब हमारे देश में बहुत सारे लोग शिक्षित है या श्रमिक जो मजदूर है वो भी एक संसाधन ही है, वो लोग काम करना चाहते हैं प्रचलित मजदूरी पर लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड खुली बेरोजगारी। मतलब ये कहीं पर भी काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी में वो खेतों पर काम कर रहे हैं, इसलिए उसको छुपी बेरोजगारी कहती है। खुली मतलब इनको कहीं पर भी काम नहीं, ना घर में ये काम कर रहे हैं, ना खेतों पर काम कर रहे हैं, ना अन्य जगह उन्हें काम नहीं मिल रहे। प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए इच्छुक होने के बावजूद भी इन्हें काम नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड खुली बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर औद्योगिक क्षेत्र में भारी मात्रा में मौजूद है। बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे शिक्षित लोग रोजगार पाना चाहते हैं लेकिन उपलब्ध नहीं है। अल्प बेरोजगारी कृषि के अलावा शहरों के और सेवा क्षेत्र में भी पाई जाती है, जैसे प्लम्बर है, पेंटर है, मरम्मत कार्य करने वाले लोग हैं। इन्हें शहर में भी प्रतिदिन काम नहीं मिलता है, 8 दिन में 2-4 दिन काम मिला, 2-3 दिन को खाली रहना पड़ता है, तो ये भी एक अल्प बेरोजगारी ही माना जाता है इसे। अब हम देखते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाता है। अभी देखा हमने कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पे प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और अन्य क्षेत्र में मुख्य रूप से जो बड़ी मात्रा में खुली बेरोजगारी हमारे देश में पाई जाती है। तो
इनको काम मिले, इसके लिए नए रोजगारों का सृजन कैसे किया जा सकता है और कौन से क्षेत्र में किया जा सकता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है नए रोजगारों का या अतिरिक्त रोजगारों का सृजन हम लोग कृषि क्षेत्र का विकास करके कर सकते हैं। अब क्या करना है कृषि क्षेत्र में? वेरी सिंपल, परिवहन, सड़क, भंडारण की व्यवस्था अगर करेंगे तो ये परिवहन के लिए जो रास्ता बनाना है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, या सड़क बनाना है या वहाँ पर कुछ यातायात के साधन चलाना है तो भी लोगों को रोजगार मिलेगा। भंडारण की सुविधा अगर वहाँ करेंगे तो उनकी देखभाल करने वाले लोगों को उनके स्मारक भवन बनाने के लिए भी, वहाँ पर इमारत बनाने के लिए भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से परिवहन, सड़क और भंडारण की व्यवस्था करके हम लोग कृषि क्षेत्र में जो अतिरिक्त जो ये मजदूर है या श्रमिक है, इन श्रमिकों को हम लोग यहाँ काम दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का निर्माण, उर्वरक, कृषि उपकरण, पंप सेट खरीदी करने के लिए जो है बैंक से सस्ता कर्जा उपलब्ध करना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम लोगों ने ये बिजली, उर्वरक, कृषि उपकरण, पंप सेट अगर उन्हें सस्ते दरों में बैंक से कर्जा उपलब्ध कराए तो कृषि क्षेत्र का विकास हो सकता है, उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित उत्पादों पर प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों और अन्य सेवाओं को बढ़ावा देना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लिए तो 2 पॉइंट हमने देखे। इसके अलावा अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र मतलब होता है कि जहां पर कृषि व्यवसाय चल रहा है लेकिन उसके साथ साथ वहां पर ऐसे उत्पाद हो रहे, उस पर आधारित मतलब उस उत्पादों पर प्रक्रिया करने वाले छोटे छोटे लघु उद्योग वहां पर स्थापित कर सकते हैं, जिससे लोगों को वहां रोजगार मिले। जैसे डेयरी उद्योग स्थापित कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एक छोटा सा आटे का, वो आटे से ब्रेड बनाने वाले छोटी सी फैक्ट्री हम लोग स्थापित कर सकते हैं, पापड़ बनाने वाली, चौक बनाने वाली, अगरबत्ती बनाने वाली, अचार बनाने वाली, ऐसे कई सारे ऐसे जो है छोटे छोटे लघु उद्योग हम लोग वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों को वहाँ पर काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसके अलावा विद्यालय का निर्माण करना। अब विद्यालय का निर्माण करने से कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? वेरी सिंपल, जब विद्यालय बनेगा तो बच्चे स्कूल में जाएंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे तो भवनों की आवश्यकता होगी, तो भवन बनाने के लिए रोजगार मिलेगा उन लोगों को। फिर बनने के बाद में अध्यापकों की आवश्यकता होगी, टीचरों की, तो वो टीचर की नियुक्ति की जाएगी और इस प्रकार से वहाँ पर हम लोग रोजगार निर्माण कर सकते हैं। अकेले शिक्षा में 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे देश में अगर हमने हर जगह पर एक स्कूल खोली तो 20 लाख से भी अधिक रोजगार हम निर्माण कर सकते अकेले इस शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करके, वेरी सिंपल, जगह जगह अगर हम लोगों ने अस्पताल स्थापित किए तो डेफिनेटली अस्पताल जब स्थापित होता है तो भवन बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद में उस अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, नर्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी, व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो अन्य इतने सारे लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो एक अस्पताल में अगर इतने 7-8 लोगों की अगर नियुक्ति होती है तो सोचिए पूरे देश में अगर हम लोग अस्पताल स्थापित करते हैं तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। उसके बाद में पर्यटन का विकास करके, प्यारे बच्चों, पर्यटन का विकास करने के बाद में कई सारे लोगों को वहाँ पर काम मिलता है। जैसे स्थानीय लोगों को वहाँ पर जो है व्यापार में वृद्धि हो सकती है, वो चीज़ें छोटे मोटे दुकान लगा सकते हैं, गाइड का काम कर सकते हैं, परिवहन साधन चलाने का काम कर सकते हैं, लॉरियाँ या बस गाड़ियाँ, इसमें उसको बहुत सारा क्या इसका कह सकते हैं हम लोग रोजगार मिल सकता है। और पर्यटन ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके कारण इसमें 35 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया जा सकता है अगर पर्यटन का हम लोग अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं और स्थानीय लोगों को काम मिलता है। एक उदाहरण बताता हूँ ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आप जानते हैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर जब उस प्रकल्प का पूरी तरह से विकास किया गया और लोगों के लिए, पर्यटन के लिए उसको खुला कर दिया गया, तो आमतौर पर गाइड के रूप में स्थानीय लोगों को ही ये काम दिया गया। वहाँ पर छोटे मोटे दुकान या छोटे मोटे शॉप चलाने के लिए भी स्थानीय लोगों को अग्रक्रम दिया गया, छोटे मोटे होटल स्थापित करने के लिए भी उन्हें ये काम दिया गया, अंदर ले जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके ड्राइवर पर उनको नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से एक वहाँ पर एक प्रकल्प होने से स्थानीय लोगों की आय बढ़ी या उन्हें रोजगार भी मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो डेफिनेटली आय बढ़ेगी। इसके बाद में सरकार द्वारा द्रुत गति के उपाय करके
द्रुत गति मतलब तेज एकदम, जिसके फास्ट परिणाम निकले। तो ऐसे जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, लास्ट ईयर आप लोगों ने निर्धनता निर्मूलन के लिए कई सारे उन्मूलन के लिए आप लोगों ने कई सारी ऐसी जो लक्षित जो योजनाएं थी उन योजनाओं को आपने पढ़ा था, जिसमें ये मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसको आपने पढ़ा था। प्रधानमंत्री योजना पढ़ा था। उसके बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पढ़ा था। ऐसे कई सारी योजनाएं थी। तो देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका मतलब वो अपना पेट भर सके, अपना जीवन चला सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई। और इस योजना के तहत हर एक व्यक्ति को जो रजिस्टर्ड है इस योजना के अंतर्गत, उन्हें कम से कम साल के 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार देती है। इसका दूसरा उद्देश्य है सतत विकास में मदद करना। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये न्यू कॉन्सेप्ट पूरे विश्व ने एक्सेप्ट की है और भारत ने भी उस दिशा में कई सारे कदम उठाए। तो इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है सतत पोषणीय विकास करना। अब इससे सतत पोषणीय, इस योजना से सतत पोषणीय विकास का उद्दिष्ट कैसे साबित होगा या कैसे हम लोग उसको प्राप्त करेंगे? वेरी सिंपल, इस योजना के अंतर्गत वही काम दिए जाते हैं जो सतत विकास के लिए अनुकूल हो। जैसे अगर उस प्रदेश में सूखा होता है या बाढ़ आती है, तो सूखा को रोकने के लिए वहां पर छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया जाता है, तालाबों की गहराई की जाती है। तो वहां पर इन लोगों को काम दिया जाता है ताकि वहां से वो मिट्टी निकाले। बाढ़ को रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाए, कई सारे ऐसे उपाय। वैसे वन कटाई को रोकने के लिए भी वहाँ पर कई सारे वनों के अंतर्गत इन लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जाए, जैसे चारों तरफ से नालियाँ बनाना या पेड़ लगाना, ऐसे कई सारे काम देते हैं। मिट्टी के कटाव यानी कि अपरदान को रोकने के लिए पेड़ लगाना या छोटे छोटे बंधारे बनाना, ऐसे कई सारे काम इस योजना के अंतर्गत लिए जाते हैं, जिसके कारण रोजगार भी मिलता है और दूसरा सतत पोषणीय विकास के अनुकूल भी होता है। इस योजना में 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है, मतलब 1/3 महिलाएं इसमें काम करेगी। इस योजना के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को काम मिला है और 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। औसतन रोजगार जो 65 रुपये था, मतलब एक दिन की, पहले जो 2006 में इसकी जो मूल्य तय की गई थी 65 रुपये, बाद में बढ़ाकर इसको 132 13-14 में किया गया और वर्तमान समय में 202। लेकिन इसके जो मूल्य है यानी कि दर है, ये अलग अलग राज्यों में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी को स्थापित करेगा और राज्य सरकार भी राज्य रोजगार गारंटी को स्थापित करेगा। इस योजना के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। मतलब जो 100 दिन की जो गारंटी सरकार देता है, अगर उसको काम नहीं मिलता है तो उसको 15 दिन के भीतर अगर काम नहीं मिलता है तो उसको प्रतिदिन जो 202 रुपये के हिसाब से उसको वो बेरोजगार दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार बनता है और सरकार को उन्हें देना ही पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। मतलब कृषि में जैसे तालाब खोलना या अभी कृषि के अंतर्गत आप लोग जानते हैं मत्स्य तालाबों का महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना बनाई है, उसके अंतर्गत लोगों को काम दिया जाता है। कृषि में मिट्टी डालना, मेड़ों का निर्माण करना, इस प्रकार के ये काम किए जाते हैं ताकि भूमि का विकास हो और भूमि का भी उत्पादन बढ़े, यानी कृषि का। अब हम देखते हैं उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। भारत में तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है या उसका महत्व क्या है, ये दोनों प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ा या ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो है महत्व बढ़ने का पहला कारण जो है वो है बुनियादी सेवाओं का विकास। भारत में तृतीय क्षेत्र का विकास करने के लिए जो बुनियादी सेवा चाहिए, वो बुनियादी सेवा का भारत में विकास हुआ।
तो भारत में तृतीय क्रियाओं को लगने वाली बुनियादी सेवाओं का विकास हुआ, जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, पोस्ट, टेलीफोन, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, विज्ञापन। ये ऐसे क्षेत्र है, ऐसे कारक है कि जो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को अपना योगदान देते हैं, अपना सहयोग देते हैं, और जिसके कारण ही तृतीय क्षेत्र विकसित होता है और सरकार इसके प्रति भी सकारात्मक है, और इसीलिए ये तृतीय क्षेत्र का उत्पादन में वृद्धि हुई है। दूसरा इसका कारण है कृषि एवं उद्योगों का विकास। भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं औद्योगिक विकास में अधिक उत्पादन हो रहा है। इसके लिए परिवहन, कर्ज, भंडारण, बीमा आदि की आवश्यकता होती है, और इसीलिए ये सारे तृतीयक जो सेवा के जो प्रमुख घटक है, परिवहन, बैंकिंग सेवा, कर्ज यानी बैंक, भंडारण, गोडाउन और बीमा जैसे ये जो सेवा देने वाले जो ये कार्यालय, इसकी स्थापना हुई है, जिसके कारण रोजगार भी है और उत्पादन भी बढ़ा है। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होता है, उससे सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। लोगों की आय में वृद्धि, इसके कारण भी तृतीय क्षेत्र का विकास हुआ है। लोगों के आय में वृद्धि होने के कारण रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि क्षेत्र की मांग बढ़ी। वेरी सिंपल, लोगों के इनकम बढ़ा, इसलिए आज हर लोग होटल में जाकर अपना खाना खाते हैं या वहाँ पर जाकर महीने में 2-4 बार तो जाते ही है। पर्यटन, घूमने के लिए जाते हैं आय बढ़ने के कारण। नई नई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रांडेड आइटम्स खरीदने करने की कोशिश करते हैं आय बढ़ने के कारण। निजी अस्पतालों में इलाज करने के लिए जाते हैं। निजी विद्यालय में अपने बच्चों को फीस दे के प्रवेश दिलाते हैं, इसके कारण ये सारी चीज़ों का निर्माण होता है। और व्यावसायिक प्रशिक्षण के भी लोग आजकल जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, ITI जैसे जो स्कीम चलाई जाती है, प्राइवेट ITI भी होती है, या कंप्यूटर ट्रेनिंग है, इस प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग बढ़ी है, और इसके कारण ये लोगों के आय में वृद्धि होने के कारण ये संभव हुआ है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये दो ऐसे फैक्टर है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके कारण ही तृतीय क्षेत्र में भारी मात्रा में नई क्रांति आई है या उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति होने के कारण इस पर आधारित नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे भारत में कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं, टेलीफोन बूथ, कैफ़े और मीडिया, इसका इतना महत्व बढ़ गया है कि ये कई क्षेत्र में आज विकास हुआ है, और हर शहर में आज ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये भाग हम यही समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम लोग कुछ नई चीज़ें देखेंगे। प्रचंड बेरोजगारी, उसमें हम लोग देखेंगे संगठित व असंगठित जो रोजगार है उसके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रमुख प्रश्न है, प्रचंड बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है, टू द पॉइंट मैंने दिए है स्लाइड में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा 2005 की प्रमुख विशेषताएं। उत्पादन एवं रोजगार के तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के प्रमुख कारणों की चर्चा करना है। तो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे संगठित व असंगठित क्षेत्र के जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।